हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। दीर्घ उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय दोनों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हम लोग का बुक में दिया है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर आंसर लिखे हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ये योग है, ये भी इतने आंसर हो गया। ठीक है, या मैंने ब्राउनी ब्राउनी जो है लेखक है, वैज्ञानिक है, उनके अनुसार, ब्राउन के अनुसार आजीविक अर्जन की एक प्रणाली है। उसके बाद है हम लोग का दूसरा प्रश्न दिया है बुक में। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जिनमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्तियों को, मतलब कि दोनों व्यक्ति के, सरकार का भी अधिकार हो और पूंजीवादी, जना कि हमने के बोले जा माने पूंजीवादी के भी अधिकार हो। ठीक है, उसी को हम लोग निजी व्यक्ति बोलते हैं। दोनों का स्वामिकता, स्वामिकता का मतलब मालिक, मालिक का मतलब अधिकार होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर है भारत। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हमेशा प्रश्न उठाता है। इसके बाद है तीसरा नंबर, सतत विकास क्या है। सतत विकास वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ आने वाला पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पापा थे, आपके पापा के लिए आपके दादाजी कमाए, और आज के डेट में आपके जनरेशन के लिए, आपके पालन पोषण के लिए आपके पिताजी आपके लिए कमा रहे हैं। आप पढ़ लिख रहे हैं अच्छे से नौकरी करने के लिए, आप अपने जनरेशन के लिए। तो उसी को बोला जाता है कि सतत आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है, उसे हम सतत विकास कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? इसके बाद है हम लोग का प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन और विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब कि प्राथमिक और यहाँ पर राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधन का माने विकासशील बनाना, उसी क्रिया को हम लोग प्रयोग जो लाते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आप लोग के बुक में दिया हुआ है पांचवा नंबर प्रश्न, जी मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मानव विकास का रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम के द्वारा लेखक बने महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था कि मानव विकास के लिए 3 सूचक होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि मानव भाई विकास कैसे कैसे करेगा, तो ओकरा खातिर 3 सूचक बा। ओकर वैज्ञानिक जौन बने, वो लेखक जौन बने वैज्ञानिक, उनकर नाम हो महबूब उल हक। ई कहले बने 3 गो सूचक इनका अनुसार बा। का बा सूचक की जीवन, देखिएगा, जीवन, आस, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। इसमें टोटल 177 देशों की मानव विकास की गणना किया गया है। इस टोटल 177 देशों में एक सौ सतहत्तर देशों में भारत का स्थान इसमें भारत का स्थान इसमें 2006 के अनुसार हम लोग का 126वां क्रम था। इसके बाद 126वां क्रम भारत का स्थान था।
इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, आधारिक संरचना क्या है? पर प्रकाश डाले हुए सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार पर होते हैं उन्हें देश का आर्थिक आधारिक संरचना कहा जाता है, जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन इत्यादि। तो हम लोग का 6 प्रश्न हो गया। इसके बाद हम कुछ अपने से भी प्रश्न आप लोग को इसमें लिखवाएंगे, उसके बाद फिर आपके बुक में जो है वो भी लिखवाएंगे, लेकिन कुछ अपने से जो प्रश्न जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में भी हम बताएंगे, लिखवाएंगे, देखिएगा। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न था, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन के निम्नलिखित साधन है। पहला भूमि, दूसरा श्रम होना चाहिए, तीसरा साहस और चौथा पूंजी और पांचवा संगठन। तभी हम लोग का अर्थशास्त्र के उत्पादन में हम लोग का ये 5 चीजें अति आवश्यक है, तभी आप खेती चाहे कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको करने के लिए मतलब जिसे खेती करना है तो खेती करने के लिए आपको भूमि होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए, श्रम को हम लोग मजदूर बोलते हैं, और साहस होना चाहिए, क्योंकि खेती किसान जो करता है खेती उसको अपना धैर्य होना चाहिए, क्योंकि पता चलेगा कि धान बढ़िया भइल बतले क्या लिए रोग खैरा रोग लागल बस खत्म मैं धान है चतरा लाग जाला ना। तो वहां पर आपको साहस, यही साहस होना चाहिए कि गइल तो गइल, फिर से रोपाई ना, फिर से खेती हुई। पूंजी पैसा होके के चाहिए। संगठन, धान काटे के बाद अकेले कटा जी थोड़े, ओकरा में आदमी जन चाहिए न। तो यही है कि उत्पादन के साधन के लिए अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए 5 साधन सबसे जरूरी चीज है। अगला है कि मानव विकास सूचांक के घटक, ये पहले बताए अभी बताए कि मानव सूचांक के घटक 3 गो बा। जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, ये 3 चीजें आपको कम से कम चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, यानी पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी इसका एक भी ऐसे भी कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके पास पैसा रहता है ना। इसके बाद है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था, 2024 में ये प्रश्न पूछा था। 2024 में विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर उच्च आ जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत, यहाँ अछूत कर लीजिएगा, अछूत नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास का मतलब होता है कि मैंने पूरे समाज का विकास हो, मतलब कि जैसे यहाँ पर लड़का लोग पढ़ रहा है तो सब लड़का लोग विकसित हो, ये ना कि एक ही खाली पढ़ने में तेज हो बाकी लोग बकलोल हो, जिसको क ख ग घ ना लिखने आता हो ना, तो वे नहीं होगा, जिसमें सब एक्सीलेंट के एक्सीलेंट। इसके बाद है सतत विकास का क्यों आवश्यक है? तब प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, जिसे प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान के चला कि अभी पेट्रोल बा, पेट्रोलियम हमने के धरती से जो निकला ओकरा के पेट्रोलियम कहले जा, आ ओकरा के निकलला के बाद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सीव ऑयल, मोबिल, ग्रीस ये सब बनता है, तो वही प्राकृतिक हो गया। तो प्राकृतिक के मतलब कि उतने बा उपयोग करे कि आवे वाला पीढ़ी भी ओकरा कुछ उपयोग कर सके। ज़्यादा उपयोग करबा तो हमने खत्म कर दोली तो अगला के काम मिली। पेड़ पौधा बा, ये प्राकृतिक नेचुरली चीज बा, अगर के जंगल दिन पर दिन कटाई होता खत्म होता, आवे वाला पीढ़ी खातिर का हुई, संकटमय जीवन हुई ना। तो वही चीज है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और तकनीक का प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है।
तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतती विकास आवश्यक है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए विकास है कि भाई मन जिसे मान के चला कि अभी हमनी के पंखा के हवा खाता नहीं है, तो सतती विकास माने जनन भाई एकरे अंतर्गत त भाई अइलन हीलर तकर आविष्कार कलन तो हमनी के गर्मी लागत तकर मतलब पंखा बना दलन, पंखा के हवा खाता नहीं ना, अभी सौर प्लेट बन गया। हाँ ये कुछ राहत बा। तो वही प्रकार से हमनी के बढ़ुए आगे आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। महत्व मैंने पहले बता दिए, लेकिन फिर ये क्वेश्चन ये भी 2024 में पूछा था। ये भी वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देश के आर्थिक विकास के आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिससे देश का आर्थिक आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। मतलब कि देश में जितना अधिक आधारभूत संरचनाएं क्या माने अधिक विकसित होगा उस प्रकार से मतलब देश भी विकसित होगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक 12 नंबर तक प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे और प्रश्न है। चलिए देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के संपादित की जाती है, जो अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। इनके 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशु पालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसा व्यवसाय आता है। इसके बाद है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोग सेवाएं, गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र को सेवाएं क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। देखिए दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। तो देखिए वैज्ञानिक प्रो मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। समानांतर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दोनों के बीच का अंतर क्या जाने लगा है। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है और आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। देखिए वैज्ञानिक के अनुसार हमने के वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर आर्थिक, यहाँ पर क्योंकि हम लोग का बोला है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, तो वैज्ञानिक ऐसे दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि का शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। मैंने दोनों शब्द एक ही है, लेकिन ये वैज्ञानिक के अनुसार ये बात को बताया गया है। अब हम लोग का तीसरा प्रश्न दिया है बुक में कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचांकों के द्वारा करें। तो देखिए आर्थिक विकास की माप 2 सूचांक है, पहला राष्ट्रीय आय और दूसरा प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है जो हमेशा 4 या 5 नंबर में
अब आइएगा, 4 नंबर प्रश्न हमेशा एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, 5 या 4 नंबर में। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़पन के क्या कारण है, और बिहार के पिछड़पन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावे। दोनों चीज बताना है, ऐसा ही नहीं 5 नंबर में पूछता है। तो ये हम लोग का यहाँ पर बारी बारी से देखिए, अभी हम पढ़ेंगे ये क्या कारण पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है कि बिहार के पिछड़पन दूर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बिहार के पिछड़पन के कुछ प्रमुख कारण है, इस प्रकार है। जैसे पहला नंबर है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारित संरचना का अभाव, तीसरा कृषि पर निर्भरता,